केरला दक्षिण भारत का एक ऐसा हिस्सा जिसकी तारीफ करते हुए लोग थकते नहीं, जहां नेचर आपकी गोद में और आप नेचर की गोद में पलते हैं। केरला के आलिशान चर्चेस, प्राचीन मंदिर, खूबसूरत मस्जिदें इसकी स्पिरिचुअलिटी और इतिहास का प्रतीक हैं। नो वंडर द वर्ल्ड कॉल्स इट गॉड्स ओन कंट्री। But in the heart of this beautiful and spiritual land lies a secret so strange that it shook the very conscience of Kerala. ये कहानी है एक नन की, nun who's found dead under mysterious circumstances in her own convent, and for more than 3 decades nobody knows what happened to her. एक ऐसा केस जो ऑफिशियली केरला की लॉन्गेस्ट रनिंग केस है और उसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री भी। ये एक ऐसा केस है जिसमें देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कई बार अपने हाथ खड़े कर लेती है। उसके ऑफिशियल्स वक्त से पहले रिटायर हो जाते हैं, पुलिस वाले अपनी नस काट देते हैं, लेकिन तब भी इस नन के साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं चलता। दिस इज द शॉकिंग स्टोरी ऑफ अ ब्राइड ऑफ द क्राइस्ट। दिस इज द स्टोरी ऑफ सिस्टर अभया एंड हर मिस्टीरियस डेथ। शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी है केरला के कोट्टयम की। बैक इन 1992 कोट्टयम वाज अ रिलेटिवली स्लीपी टाउन। केरला के बाकी क्रिश्चियन बेल्ट्स की तरह कोट्टयम में भी कई सारे चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स हैं, एंड इन अ वे दे मेक द बैकबोन ऑफ देयर सोसाइटी। और एक ऐसा ही कॉन्वेंट था सेंट पायस 10th कॉन्वेंट। वहाँ एक हॉस्टल था और कई सारे बच्चियाँ वहाँ पढ़ने आती थी, रहने आती थी, जिनमें से मोस्ट ऑफ देम वर आल्सो नन। और उन्हीं नन में से एक थी 21 साल की सिस्टर अभया, who came there to dedicate her life for the service of her God and humanity. Humanity that she would later learn was all but dead. वो वहाँ प्री डिग्री कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, उनके एग्जाम्स आ रहे थे और उसी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए एक दिन उन्होंने डिसाइड करा कि सवेरे जल्दी उठकर पढ़ाई करेंगी। वो अलार्म लगा के सोती हैं, करीब 4 बजे उठती हैं, अपने एक आधे कॉन्वेंट के दोस्तों से मिलती हैं और पढ़ाई करना शुरू कर देती हैं। और उसी समय वो पानी पीने के लिए या शायद ठंडे पानी से अपने मुंह को धोने के लिए किचन की तरफ जाती हैं। लेकिन अगली सुबह जब बाकी की नन्स उठती हैं और वो देखती हैं कि सिस्टर अभया वहाँ है ही नहीं, दे एक्चुअली फाउंड इट क्वाइट स्ट्रेंज। जब किचन की तरफ गए तो वहाँ ये देखते हैं कि एक पानी की बोतल पड़ी हुई है जिसका ढक्कन खुला हुआ है, पानी फर्श पे बिखरा हुआ है। सिस्टर अभया की एक चप्पल वहाँ पड़ी हुई है, लेकिन सिस्टर अभया कहाँ है ये किसी को नहीं पता चलता। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि वहीं थोड़ी दूर पे उनका हेडस्कार्फ भी मिला और उस किचन का दरवाजा अपेरेंटली बाहर से बंद मिला। सीइंग दिस पैनिक ग्रिप्स द एंटायर कॉन्वेंट। ये सर्च अब थोड़ी और फ्रैंटिक हो गई थी और जल्दी सिस्टर की दूसरी चप्पल मिलती है कॉन्वेंट के वेल यानी कि उसके कुएं के पास से। फायर डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, पुलिस आती है और कुएं से सिस्टर अभया की लाश निकाली जाती है। एंड नेचुरली द अदर इनमेट्स ऑफ द हॉस्टल वर शेल शॉक्ड। जिस दोस्त के साथ रात में खाना खाया था, हंसी मजाक करा था, आगे के प्लान बनाए थे, जिसका सवेरे अलार्म से हम इरिटेट हुए थे, आज सवेरे उन्हीं के कॉन्वेंट के कुएं से उसकी लाश निकलती है। खैर वहाँ उस समय लोकल पुलिस से एक ऑफिसर आए, वी ऑगस्टिन। एज पर द प्रोटोकॉल उन्होंने बॉडी को निकालने के बाद वहाँ रिपोर्ट दाखिल करी, फोटोग्राफर को बुलाया, उस जगह की और उस बॉडी की फोटोज खिंचवाई और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के टर्म्स में डॉक्टर्स ने अब्रेशन और लैसरेशंस ऑब्जर्व किए, सर पे एक चोट को नोटिस करा और कॉज ऑफ डेथ ड्राउनिंग नोट करा। सिस्टर अभया के सर पर भी एक चोट नोटिस करी गई थी, बट डिस्पाइट दैट पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ सुसाइड नोट करा विद अ पॉसिबिलिटी ऑफ होमिसाइड। ये 2 वर्ड्स जो आने वाले कई सालों तक केरला की सोसाइटी को हॉन्ट करने वाले थे। बहरहाल ये बात उस समय लोगों को बहुत अटपटी लगी। Why would Sister Abhaya set an alarm to do this? फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ था, बॉटल्स कैप वाज ओपन, वाटर वाज स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, चप्पल वहां पड़ी हुई थी, and all of this feels so rushed. Somehow the theory of didn't really add up. लोगों को ये शक था कि ये केस खुद का नहीं बल्कि होमिसाइड का है, मर्डर का है, और उनको ये भी लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं इस पूरे इशू को दबाने की कोशिश करी जा रही है। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि हादसा कहाँ हुआ था, एक कॉन्वेंट में। ദമ്പതികളുടെ ഏക മകൾ സിസ്റ്റർ അഭയ Sister Abhaya. സിസ്റ്റർ അഭയുടെ മൃതദേഹം This was murder. സിസ്റ്റർ അഭയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി। जहाँ सैकड़ों लड़कियां पढ़ने आती हैं, धर्म सीखने आती हैं, रहने आती हैं, और वहां पर ये हादसा हुआ है। और ऑनेस्टली इस केस को पूरी तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा केरला की सोसाइटी को समझना भी जरूरी है। यू नो, केरला हैज ऑलवेज बीन अ मल्टीकल्चरल एंड एजुकेटेड सोसाइटी, एंड इन 1992 इट वाज स्टिल अ वेरी कंजर्वेटिव वन। Christians held a large sway in the population, especially in Kottayam. 1991 के सर्वे के हिसाब से almost 20% of the population in Kerala were Christians. Naturally, सोसाइटी में churches and convents एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनकी बहुत पावर है, बहुत रीच है, बहुत इन्फ्लुएंस है। और ऐसी सोसाइटी के कॉन्वेंट में एक लड़की के साथ इस तरह का हादसा होता है, ये बहुत आम बात नहीं थी।
ऑल्सो कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में उस समय ओवरऑल लिटरेसी रेट भी 95% था, जहां मेल लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 97% से ऊपर था। सो नेचुरली वहां के अखबारों में लोगों ने ये बात पढ़ी, वहां ये बात बहुत आसानी से फैल गई एंड बिकॉज ऑफ देयर स्लाइटली मोर एजुकेटेड बैकग्राउंड ये एक एक्चुअल इशू बन गया उस सोसाइटी के अंदर। इस हादसे ने और इसके एलेज्ड कवर अप ने लोगों को हिला कर रख दिया था। वहाँ एक एक्टिविस्ट थे जोमोन पूदन पुरक्कल, उन्होंने एक एक्शन कमेटी बनाई। उसके बाद 67 नर्सेज ने तब के केरला सीएम को एक लेटर लिख के इस केस को री इन्वेस्टिगेट करने की मांग उठाई। लिहाजा 7 अप्रैल को ये केस क्राइम ब्रांच को शिफ्ट कर दिया गया और कुछ महीनों बाद क्राइम ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट जारी करी। लोकल पुलिस से हटकर ये केस क्राइम ब्रांच के पास आ गया था। कई महीने इस केस को क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेट करा, रिसर्च करी इसके ऊपर और एंड में क्राइम ब्रांच ने बोला दैट दिस इज अ केस ऑफ बैक टू स्क्वायर वन। अब आई नो कि इस समय शायद आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि किन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करा, क्या करा, कैसे करा, के लिए क्या थ्योरी थी वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर इस समय क्या हुआ, इसकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम है इंटरनेट पर। लेकिन कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय कई लड़कों को वहाँ पर राउंड अप किया गया और उनसे पूछताछ की गई। दरअसल इस हॉस्टल की कुछ लड़कियाँ पहले कुछ लड़कों के साथ घूमने जाती हुई देखी गई। दिस वॉज ऑफकोर्स फ्राउंड अपॉन, तो उन पर शक की सुई गई, उनको राउंड अप किया गया, उनसे पूछताछ की गई, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सिस्टर अभया की बॉडी अब थी नहीं, उनको दफनाया जा चुका था, उनके कपड़ों को जलाया जा चुका था और जो मेडिकल एविडेंस था वो बहुत ही कम था। लेकिन अब तक ये केस केरला की मीडिया में और आम समाज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था। अलग अलग थ्योरीज उठ रही थी, मीडिया में बातें हो रही थी, घर घर में लोग अपनी अपनी थ्योरीज डिस्कस कर रहे थे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द नन्स वर नॉट सेटिस्फाइड। मीडिया का प्रेशर था, एक्टिविस्ट का प्रेशर था, सोसाइटी का प्रेशर था एंड हेंस नेचुरली द केस गॉट ट्रांसफर्ड टू फर्दर हायर अथॉरिटी। यहाँ से केस हैंड ओवर होता है सीबीआई को, एक नई इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। सीबीआई नई तरीके से अपनी छानबीन करता है, कुछ नए एविडेंस को खोजता है, कुछ पुराने विटनेसेस को देखता है, जो भी उनका उस समय का प्रोसेस रहा हो। चीज़ें आराम से चल रही होती, लेकिन तभी सीबीआई से एक बहुत ही अजीब और गरीब खबर सामने आती है। इस केस में सीबीआई के एक ऑफिसर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो बताते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होता है। ये थे वर्गीस पीट टॉमस। ये 1994 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि वो इस केस को सुसाइड बताएं, लिहाजा वो अपनी पोस्ट से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, अपनी एक्चुअल रिटायरमेंट से ऑलमोस्ट 9 साल पहले। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या बवाल हुआ कोई आप सोच ही सकते हैं। एंड दिस केस वॉज सेंसेशनलाइज्ड येट अगेन। जनता को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा है, इतना प्रेशर कहाँ से आ रहा है, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें क्यों हो रही हैं, बट उनके सवालों का कोई पुख्ता जवाब एक्चुअली हमें मिलता नहीं है। खैर सीबीआई की टीम काफ़ी वक्त तक इन्वेस्टिगेशन करती है, मेडिकली उनके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है। वहीं आगे चल के सीबीआई कुछ डमी टेस्ट करती है। सिस्टर अभया की साइज़ की और वेट की एक डमी डॉल बनाई जाती है और उसको कई अलग अलग तरीके से वेल के अंदर फेंका जाता है और ये नोट किया जाता है कि उस बॉडी को, उस डमी को कहाँ कहाँ पर चोट है और सिस्टर अभया की चोटों से कितना मेल खाती है, बट उसका भी अपेरेंटली कोई कंक्लूसिव रिजल्ट निकल कर नहीं आता है। तो 1996 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के 3 साल बाद एक रिपोर्ट जमा होती है जिसमें वो ये कहते हैं कि हम असर्टन नहीं कर पाए वेदर इट वाज अ सुसाइड और होमिसाइड। रिपोर्ट सेड दैट अज्यूमिंग इट टू बी अ केस ऑफ होमिसाइड, all possible efforts were made to determine the identity of the culprits, if any, could have been involved in this tragic incident. However, our prolonged efforts as indicated in the preceding paras did not yield any fruitful results. इस हादसे के 4 साल बाद लोकल पुलिस, क्राइम ब्रांच और अब सीबीआई के जाने के बाद वी डोंट नो व्हाट हैपेंड टू सिस्टर अभया। ये रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं होती है और एक नई सीबीआई की टीम बनाई जाती है। नई टीम एक नई इन्वेस्टिगेशन करती है और इस रिपोर्ट के 3 साल बाद यानी कि 1999 में ये रिपोर्ट कहती है कि सिस्टर अभया's डेथ लुक्स लाइक अ केस ऑफ होमिसाइड। इसका सबसे बड़ा रीजन था कि इस बार की मेडिकल फाइंडिंग सिर्फ पोस्टमार्टम के डॉक्टर नहीं बल्कि एक 3 डॉक्टर्स के पैनल ने एनालाइज करी होती। उन्होंने बॉडी को ऑब्जर्व करा और यह अनुमान लगाया कि बहुत सी ऐसी चोटें भी थीं जिनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं लिखा गया और जो पहली रिपोर्ट थी उसके अंदर नहीं लिखा गया। और यहाँ पे जरा केस को रिवाइंड करते हैं। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन नेचुरली ऑफ कोर्स वहाँ कई सारी नन्स और भी मौजूद थीं और उन्होंने सिस्टर अभया की बॉडी पर कुछ और चोटें भी नोटिस करी थी। एंड नाउ डू यू रिमेंबर वी ऑगस्टिन, मैंने बताया था कि उन्होंने एक फोटोग्राफर भी बुलाया था। उस फोटोग्राफर ने ऑफकोर्स बॉडी की क्लोजअप्स वगैरह ऑब्जर्व करे, उनकी फ़ोटो खींची जिनमें और भी ऐसे निशान थे चोट के जो पहले उस रिपोर्ट में और पोस्टमार्टम में नहीं लिखे गए थे।
अब नेचुरली जब सिस्टर अभया की बॉडी बाहर निकाली गई थी तो वहाँ आसपास कई सारी नन्स थी और उन्होंने भी उस बॉडी को एक्चुअली ऑब्जर्व करा एंड एलिजेडली बहुत सारे ऐसे निशान थे चोटों के जो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आए। उस फोटोग्राफर ने ऑफ कोर्स उस बॉडी की, उसके चोटों की क्लोजअप्स फोटोज भी खींचे जिनमें ये चीज़ एक्चुअली निकल कर सामने आई। एंड बिकॉज ऑफ दिस, आफ्टर 7 years ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस, we were actually saying that Sister Abhaya did not kill herself. Somebody actually could have killed her. But who? The answer to that question will shock you further. 1999 में इस केस के होने के 7 साल बाद सीपीआई जो रिपोर्ट जारी करती है उसमें ये कहती है कि दिस लुक्स लाइक अ केस ऑफ होमिसाइड, बट दे कुडंट आइडेंटिफाई कि ये किसने किया होगा। They just didn't know who could have killed Sister Abhaya, and then they requested this case to be closed as the people were untraced. बाहर एक्शन कमेटी का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। After these many years, how can we say that we don't know who killed her? कोर्ट इस रिपोर्ट को भी मानने से मना कर देता है। एक और टीम बनती है, फिर से इन्वेस्टिगेशन होती है। 2005 में एक और रिपोर्ट बनती है और इस बार भी यही कहा जाता है कि हम किलर्स का पता नहीं लगा पाए, और एक बार फिर कोर्ट इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है। बाहर जो एक्टिविस्ट थे, एक्शन कमेटी थी, दे वर नाउ फ्यूरियस। कई कॉन्वर्जेशंस, कई कंस्पिरेसी थ्योरीज इस समय सामने आती हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट से थ्योरी बनाती हैं कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ही बॉच्ड अप था। वो ये कहते हैं कि अभया को बहुत जल्दी बेरी कर दिया गया, उनके कपड़ों को जला दिया गया, उनकी डायरी को जला दिया गया, उनको पोस्टमार्टम भी अधूरा सा लगता है। उनको ये लग रहा है कि इसमें कोई बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं जो इस बात को दबाना चाहते हैं, और अलग अलग थ्योरीज वाइल्ड फायर की तरह केरला में फैलती जा रही थी। इतने बिखरे हुए किचन को आप केस कैसे मान सकते हैं? क्यों गायब हुआ एविडेंस? वर्गीस पी टॉमस पे कौन प्रेशर बना रहा था? सवाल कई सारे थे और अब तक जवाब सिर्फ एक, हमें नहीं पता। अब एक नई टीम फिर से इन्वेस्टिगेट करती है और 2007 में एक एक्चुअली दिल दहला देने वाली खबर सामने आती है। देखिए, अब तक इस केस को 15-16 साल से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। कई सारे गवाह थे, कई सारे हॉस्टाइल हो गए, कई सारे गवाह तो मर भी गए, कई लोगों पर शक की सुई गई, कई लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन किसी के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले। और अब एक विटनेस सामने आता है और वो जो गवाही दे रहा था उस पर कितना यकीन करा जाए, कितना नहीं, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल था। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग क्या सोचते हैं? 16 साल से एक केस चल रहा है, क्राइम ब्रांच, सीबीआई उसको इन्वेस्टिगेट कर चुका है, मीडिया इन्वॉल्व हो चुकी है, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो चुके हैं, एक्टिविस्ट इन्वॉल्व हो चुके हैं, बड़ी अजीब अजीब घटनाएं हो चुकी हैं, और इसके बाद एक ऐसा गवाह निकल कर आता है जो इस केस में एक सुराग दे देता है। लेकिन वो गवाह कौन है? वो गवाह खुद एक चोर है। 1992 में चोरी करने वाला एक मामूली सा, एक अदना सा चोर गवाही दे रहा है। आप उस गवाही को मानेंगे? बट यहाँ पर उनकी गवाही को माना जाता है, ना सिर्फ माना जाता है, उनकी गवाही पर एक्ट किया जाता है, और पूरा का पूरा केस उनकी गवाही के बाद एक अलग करवट ले लेता है। एंटर्स अडक्का राजू, जो खुद कबूलता है कि वो उस समय 1992 के आसपास चोरियां किया करता था, तमाम जगह चोरियां करता था, उससे जो सामान मिलता था उनको बेच देता था और इससे अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। और 27 मार्च को अडक्का राजू सेंट पायस कॉन्वेंट पहुंचता है चोरी के इरादे से। इसका इरादा था उस कॉन्वेंट की छत पर जाना, वहाँ पर जो कॉपर के रॉड्स और वायर्स लगे होते हैं फॉर द सेफ कंडक्ट ऑफ लाइटनिंग, उसको चुराना और उसको बेच देना। ये वहाँ गए थे रात के अंधेरे में चोरी करने के लिए, लेकिन वहाँ जो इन्होंने देखा वो इतना स्ट्रेंज था कि उनको सालों बाद तक वो बात याद रही। वो देखते हैं कि रात के अंधेरे में इस कैंपस में एक ऐसा शख्स चोरी छुपे आता है जिसका वहाँ आना अपने आप में ही बहुत ही ऑड है। ही अपैरेंटली सॉ अ प्रीस्ट, ही सॉ Father Thomas Couture. And in the wee hours of the night, what was the priest doing in the girls' hostel? And allegedly, Adakka Raju saw another man that night. And this, ladies and gentlemen, makes this entire case very, very, very creepy. Like I said, राजू का काम करने का तरीका बहुत सिंपल था। वो अलग अलग जगहों से सामान चुराता था और किसी स्क्रैप डीलर को बेच देता था। जब उसने उस रात ये हादसा देखा, ये ऑफ कोर्स कुड नॉट डू एनीथिंग। वो कैसे कुछ बोलता, क्योंकि वो खुद वहाँ चोरी करने गया हुआ था। बट अगले दिन वो सिस्टर अभया के बारे में पढ़ता है और बाद में ये भी देखता है कि पुलिस इसको कह रही है। तब उसको लगता है दैट समथिंग एक्चुअली वाज रॉन्ग। ये तो खुद वहाँ चोरी करने गया था, अगर किसी को उस रात के बारे में बताता तो इसको अपनी चोरी भी कबूल करनी पड़ जाती। बट गेस व्हाट, यहाँ पे अडक्का राजू क्या करता है? अडक्का राजू खुद अपने आप से पुलिस के पास जाता है और उस रात उसने जो देखा वो पुलिस को बता देता है। और अब सोचिए, बात सुनने के बाद क्या होता है। पुलिस उनकी बात सुनती है
और उसके बाद उन्हीं को पकड़ लेती है और उन्हीं के ऊपर इसके मर्डर का इल्ज़ाम लगा देती है। क्योंकि अगर इसकी थ्योरी बननी होती तो बहुत ही सिंपल सी थ्योरी बन जाती। अड़क कर राजू चोरी के इरादे से उस रात कॉन्वेंट के अंदर गए, चोरी करते उन्होंने एक सिस्टर को पकड़ लिया, सिस्टर ने शोर मचाया और अपने आप को बचाने के लिए अड़क कर राजू ने सिस्टर की जान ले ली और जान लेकर उस सिस्टर को वेल के अंदर फेंक दिया और वहाँ से भाग गए। सिंपल। अड़क कर राजू को पूरा 58 दिन 58 डेज वहाँ पर रखा गया और उन पर कई तरीके के एलिजेडली टॉर्चर हुए। उनको एलिजेडली ये बोला गया कि इल्ज़ाम अपने सर पर ले लें। उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाए कि उनको काम का, उनको पैसों का, उनके बच्चों की पढ़ाई का, एक घर बनवाने का, हर चीज़ का लालच दिया गया जिससे कि वो इल्ज़ाम अपने सर पे ले लें। ना सिर्फ उनको, उनके स्क्रैप डीलर शमीर को भी एलिजेडली टॉर्चर किया गया और उनसे ये बोला गया कि इस पूरे मामले में राजू को फंसा दो। लेकिन अड़क का राजू और समीर दोनों टस से मस नहीं हुए और जब पैसों की लालच से भी अड़क का राजू नहीं माने तो उन पे एलिजेडली कई अलग मुकदमे ठोकने की भी धमकी दी गई। But what made him stand so courageously against the entire system? Resist the money, the comfort, the support he so badly needed. ഞാനൊരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ടല്ലേ ഒരച്ഛനമ്മയ്ക്കും കിട്ടേണ്ട ഒരു നീതി എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് കിട്ടണം. और ये बात हमें आगे चल के पता चलेगी कि इस पूरे गंदे खेल में एक इंसान जो ऑनेस्टली अपनी बात पे एक मत रहा वो थे अड़क का राजू, उस वक्त के एक चोर जिनकी तारीफ कोर्ट भी करता है। खैर, अब यहाँ से केस एक नई दिशा की तरफ जाता है। सीबीआई नाउ हैड सस्पेक्ट्स फादर थॉमस कुटूर एंड फादर जोज पूतरीगईल। असल में अड़क का राजू के खिलाफ कॉन्वेंट के पड़ोस में रहने वाले एक और शख्स ने एलिजेडली फादर थॉमस कुटूर का स्कूटर वहां पर देखा होता। अपेरेंटली 26 मार्च की रात को पड़ोस की दुकान पर जाते हैं चाय पीने के लिए और जब वहां से वापस आते हैं करीब 11:15 बजे वो नोटिस करते हैं कि फादर थॉमस कुटूर का स्कूटर कॉन्वेंट के बाहर खड़ा हुआ है। बट ही डिडंट थिंक ऑफ इट मच। लेकिन ये स्टेटमेंट बाद में वो अपनी वापस ले लेते हैं बिकॉज ही सेज दैट आई मेड दिस स्टेटमेंट अंडर ड्यूरेस। ही वॉज वन ऑफ द मेनी विटनेसेस हु टर्न हॉस्टाइल इन दिस केस। बट वेट, कम टू थिंक ऑफ इट, अड़क का राजू ने जब ये बात पुलिस को बताई थी तो पुलिस को पहले से पता था कि वहां पर कुछ सस्पेक्ट्स थे। व्हाई डिड दे नॉट एक्सप्लोर इट? इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करा उसे? एक बार भी राजू की बात पे यकीन नहीं करा, थोड़ा सा भी? या फिर किसी ने उनको बोला था कि राजू को ही फंसा दो? राजू को पैसे ऑफर किए जा रहे थे। हु हैड द डीप पॉकेट्स टू स्पॉन्सर इट? और उसके अलावा सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि अगर राजू सच बोल रहा है सो व्हाट वाज फादर कुटूर डूइंग इन द कॉन्वेंट एट दैट टाइम? अब खबर ये उठती है कि एलिजेडली फादर कुटूर ने अपने एक दोस्त को बोला था कि मैं और कॉन्वेंट की एक सिस्टर आर लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। ये थी इनकी हॉस्टल की एक सिस्टर सेफी। नाउ even if you assume that this allegation was true, what is wrong in that? The wrong is in how the faith sees it. Nuns are often referred as the brides of Christ. In many congregations or sects, they swear their celibacy just as priests often do in Christianity. The fact that they were allegedly having an affair was actually very shocking. लेकिन इससे पहले भी कई लोगों ने इस तरीके की एलिगेशंस लगाई। कुछ कॉन्वेंट की नन्स ये बात बोलती थी, आपस में डिस्कस करते थे, कुछ बाहर के लोग ये बात करते थे, बट लेकिन ऑल ऑफ दिस वाज स्टिल जस्ट हियरसे, सुनी सुनाई बात थी बस खाली। और एट द एंड ऑफ द डे केरला में 1992 में दो जेंडर्स का इस तरह से आपस में घुलना मिलना, रेगुलर बात करना अपने आप में एक थ्योरी, एक कॉन्स्पिरेसी, एक अफेयर बनाया जा सकता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। बट वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी एलेज करती हैं कि ये दोनों प्रीस्ट्स वर एक्चुअली वेरी रेगुलर एट द कॉन्वेंट। एक थ्योरी ये भी एलेज करी जाती है कि कॉन्वेंट के अंदर उस समय कुत्ते भी मौजूद थे और अगर कोई ऐसा इंसान जिसको वहाँ नहीं होना चाहिए था, कोई नया इंसान वहाँ आता तो कुत्ते शायद पूरी रात भौंकते। कुत्ते क्यों नहीं भौंके? क्योंकि शायद जो लोग उस समय कॉन्वेंट के अंदर थे दे वर वेरी रेगुलर इन द कॉन्वेंट। खैर, अब जो थ्योरी एलेज करी जा रही थी वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। एंड माइंड यू, सिर्फ थ्योरी है, नॉट एक्चुअली फैक्ट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। थ्योरी ये कहती है कि सिस्टर अभया कॉट देम इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन and in a fear that she would raise an alarm and cause public embarrassment to the convent and to the church in general, they hastily or mistakenly killed Sister Abhaya. अब एक नहीं, सीबीआई के पास सडनली 3 अक्यूज थे। सीबीआई इनके नार्को टेस्ट करवाती है और नार्को टेस्ट में एकदम क्लीन निकल कर आ जाते हैं, नो साइन ऑफ एनी गिल्ट। दे डोंट डिस्क्लोज एनी डिटेल्स, देयर वाज नो साइंस ऑफ गिल्ट। लेकिन जब ये बात कोर्ट में जाती है तो वहाँ पर कुछ एलिगेशंस उठती हैं कि जिस सीडी में ये नार्को टेस्ट आया था वो सीडी शायद डॉक्टर थी। कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, डिटेल स्टडी होती है और एंड में एलिजेडली 30 से ज़्यादा कट्स होते हैं उस नार्को टेस्ट की सीडी में। यहाँ साइड में मीडिया में एक थ्योरी ये भी उड़ा दी गई कि जब ये सीडी वहाँ पर एक्चुअली बनाई जा रही थी तब एक बहुत सीनियर जज भी वहाँ गए थे और उन्होंने सबको सुपरवाइज करा था। तो क्या वो, आई डोंट नो, इट वाज जस्ट अ मीडिया थ्योरी। बट उस पर बवाल पूरा होता है,
The allegations of an alleged cover-up is finally back to haunt this case again. खैर 2008 के नवंबर में पूरे 16 साल के बाद इन 3 लोगों को ऑफिशियली अरेस्ट किया जाता है इस केस में। 16 साल के बाद ये केस कहीं जा रहा था, लेकिन अभी बहुत से और दिल दहला देने वाले हादसे होने वाले थे। नवंबर 2008 में इन तीनों अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है 18 और 19 नवंबर के बीच में। और 25 नवंबर को एक खबर आती है कि वीवी ऑगस्टिन, जो इस केस में पहले ऑफिसर थे जिन्होंने इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाई थी, उनके घर के पास उनकी लाश मिलती है। 62 साल के वीवी ऑगस्टिन ने एलिजेडली अपनी नस काटकर और जहर पीकर अपनी जान ले ली। उनके पास से एक नोट मिलता है जिसमें उनकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स थी, उनके बंटवारे की डिटेल्स थी, और ये भी लिखा था कि उनका ये कदम उठाने का कारण इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का प्रेशर है। उनसे नेचुरली इस केस को लेकर पूछताछ भी की गई थी, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उनको नार्को टेस्ट लेने के लिए भी बोला गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। असल में मीडिया में ये बातें उड़ रही थी कि जो इनिशियल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी पूछताछ होगी और शायद उनको भी इस केस में अक्यूज्ड बनाया जाए। बात कितनी सच थी कितनी झूठ हमें नहीं पता, बट मीडिया में ये बात बहुत आम तरीके से उड़ रही थी। लेकिन बाद में ऑनरेबल जस्टिस हेमा के 2009 के ऑर्डर में उन्होंने बोला कि वीवी ऑगस्टिन ने कई दफा केस को होमिसाइड की तरह भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी। खैर यहाँ से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, अलग अलग थ्योरीज आती हैं, अलग अलग विटनेसेस सामने आते हैं, और इसी दौरान सिस्टर स्टेफी का एक वर्जिनिटी टेस्ट भी कराया जाता है। She is made to undergo a deeply sexist and humiliating test where the allegation was that she had done a hymenoplasty to hide the fact that she was sexually active. ये इंसिडेंट ऑफ कोर्स लोगों को सही नहीं लगता है। कई विमेंस राइट एक्टिविस्ट इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल करते हैं, और उस टेस्ट के 14 साल बाद ऑनरेबल कोर्ट्स इस टेस्ट को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देते हैं, और ये कहते हैं इट वायलेट्स द बेसिक राइट ऑफ लाइफ। लेकिन अगेन ये पूरी की पूरी चीज़ उस एक थ्योरी को ही सामने रख के करवाई गई थी। And what was the point again? Even if they were having an affair, even if they were sexually active, does it mean that they committed the murder? असल में इस केस में 2009 में ऑनरेबल कोर्ट ने इन तीनों अक्यूज को बेल दे दी थी और कई सारी बातों पे सवाल भी उठाए थे। फॉर एग्जाम्पल जो अलेज्ड क्राइम सीन है, अगर वहां पर कुछ इस तरह का हुआ तो वहां खून के एक भी निशान क्यों नहीं मिले? किसी नन ने क्यों नहीं ऑब्जर्व करा कि वहां कुछ खून पड़ा हुआ था? ये जितने अफेयर के एलिगेशंस थे, इनका कोई एक्चुअली प्रूफ भी था या सिर्फ विटनेसेस के हेयर से पर ही बात हो रही थी? उनके वर्जिनिटी टेस्ट को भी आड़े हाथों लिया गया एंड द 3 अक्यूज वर गिवन बेल। पर जुलाई 2009 में सीबीआई चार्जशीट दाखिल करती है अक्यूजिंग द 2 फादर्स एंड द सिस्टर फॉर मर्डर, डिस्ट्रॉइंग एविडेंस एंड डेफेमेशन। और फिर उसी साल सितंबर में एक और सनसनीखेज खुलासा होता है। सितंबर 2009 में सिस्टर अभया के सनसनीखेज केस में एक और नया ट्विस्ट तब आता है जब उस नार्को टेस्ट की एलेज्ड ओरिजिनल सीडीज लीक हो जाती है मीडिया में, क्योंकि ये सो कॉल्ड अनएडिटेड सीडीज चलती हैं टेलीविजन में जिससे एलेज्ड मर्डर को साफ साफ वो डिस्कस कर रहे हैं। फॉरेन एक्शन लेते हुए कोर्ट्स इंटरवीन करते हैं और कहते हैं कि इसकी ब्रॉडकास्ट को और पब्लिशिंग को इमीडिएटली रोका जाए बिकॉज ये केस अभी भी ट्रायल पर है। बोथ द प्रीस्ट्स एंड द सिस्टर देन आल्सो से दैट ये सीडीज एक्चुअली डॉक्टर्ड हैं और ये ट्रायल अभी शुरू ही हुआ है और अगले कई साल ये ट्रायल चलने वाला था। 2010 में नार्को टेस्ट की एडमिसिबिलिटी को लेकर भी कुछ नई बातें सामने आई। From what I understood, it is not directly admissible in the court. इस बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ तो उसमें मैं फालतू की कोई गलत बात नहीं बोलना चाहता हूँ। I think people who know law would be able to actually tell me this better. बहरहाल अलग अलग विटनेस आने वाले थे, ज़्यादातर विटनेसेस लंबी इन्वेस्टिगेशन एंड लीगल बैटल में मर गए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सिस्टर अभया के पेरेंट्स भी अपनी बेटी का सच जानने से पहले मर जाते हैं। बहुत से विटनेस हॉस्टाइल हो गए, कुछ पुलिस वालों पर एलिगेशन लगा एविडेंस को मिटाने के लिए, लेकिन ऐसे में फादर जोस पुत्री कईल को अक्विट कर दिया गया इस केस के अंदर फॉर लैक ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम। 2020 में सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने इस हादसे में फादर कुटूर और सिस्टर स्टेफी को दोषी पाया। उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई, लाखों के फाइन किए गए। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर अपेरेंटली ये पूरा का पूरा केस का फैसला दिया गया। इसका एक बहुत ही डिटेल्ड ऑर्डर ऑनलाइन भी अवेलेबल है जिसको सही तरीके से समझने के लिए आई थिंक आई वुड रिक्वायर सम काइंड ऑफ लीगल हेल्प इन टर्म्स ऑफ जो लीगैलिटी जानता हो, तो उस डिटेल के अंदर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। बट ऑल इन ऑल कोर्ट ऑल्सो प्रेज अडक्कर राजू। जहाँ हर विटनेस ऑलमोस्ट हॉस्टाइल हो रहा था, पलट रहा था, अपने आप को बचाना चाह रहा था, वहाँ पर एक अडक्का राजू ही थे जो अपनी बात पर अड़े रहे और अपनी उन्होंने स्टेटमेंट बिल्कुल भी चेंज नहीं करी। सो फाइनली 2020 में ये जजमेंट आता है कि फादर कुटूर और सिस्टर सेफी ने मिलकर सिस्टर अभया को मारा। बट डिड दे एक्चुअली डू इट? वी डोंट नो। बट इन 2022 अ डिविजनल कोर्ट ऑफ केरला हाई कोर्ट सस्पेंडेड द लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑर्डर।
and allowed the release of the accused on bail. तो सवाल अभी भी बहुत सारे थे. अगर मान भी लेते हैं कि सारे एलिगेशन सही थे, फादर कुटूर was having an affair with sister Sefi, or if the so-called virginity test or the theories of hymenoplasty was actually correct, do they actually mean that they committed the crime? After all, ये ट्रायल मर्डर का है, चैस्टिटी के वाउस तोड़ने का या मोरालिटी का नहीं है. क्योंकि अडक्का राजू ने भी फादर को चर्च में जाते हुए देखा, बट क्राइम करते हुए नहीं देखा. वो जगह बिखरी हुई थी, वहां साइंस ऑफ स्ट्रगल थे. दैट ऑल्सो डजंट प्रूव दैट दीज गाइज डिड इट. बहरहाल 32 साल हो गए इस हादसे को और इसका सच आज तक किसी को नहीं पता. सबकी अलग अलग थ्योरीज हैं, सबके अलग अलग एक्यूजेशंस हैं. लेकिन उस रात सिस्टर अभया के साथ उनके हॉस्टल में क्या हुआ, ये बात हमें आज तक सही तरीके से पता नहीं चल पाई. सिस्टर अभया का उस रात का सच या तो सिस्टर अभया खुद जानती हैं या उनके भगवान. लेकिन उस रात के अंधेरे में कुछ तो ऐसा हुआ जो उसी रात के अंधेरे में गायब भी हो गया. और अगर आप केरला की रातों के अंधेरे से वाकिफ़ हैं तो आप जानते हैं कि वो अंधेरा ऐसा है कि वो अपने अंदर कुछ भी, कोई भी राज छुपा सकता है. लेकिन उस राज को सामने लाने के लिए, सिस्टर अभया को इंसाफ दिलाने के लिए किसी बेगुनाह को तो सज़ा नहीं दी जा सकती. सिस्टर अभया की कहानी चौंका देने वाली है. इट ब्रेक्स यू टू योर कोर. लेकिन अभी तक इसका एक्चुअल सच सामने नहीं आ पाया है. एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आई ट्रस्ट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, आई ट्रस्ट द कोर्ट्स. जब भी इसका फैसला आएगा, जब भी इसका पूरा सच सामने आएगा, तब तक आई होप हम लोग ये चीज़ें देख पाएँ. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को ताकि मैं ऐसे वीडियोस और भी लाते रहूँ.